नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, हम अभी तक बात कर रहे थे पाकिस्तान की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई पाकिस्तान एक पनौती की तरह हो गया है। जो भी पाकिस्तान से दोस्ती करेगा उसका वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का परम मित्र है तुर्किये। जी हाँ, टर्की बोलते हैं इसको अंग्रेज़ी में, लेकिन आजकल उन्होंने अपना नाम बदल के पूरा उसका कर लिया है तुर्किये। और तुर्किये के शहंशाह हैं इमाम अर्दोगान। वैसे तो उनका नाम है तैयब अर्दोगान, लेकिन प्रेम से जो हार्ड लाइन मुस्लिम्स हैं वो उनको इमाम मानते हैं और वो अपने आप को खलीफा मानते हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई ये जो उस्मानिया कैलिफेट थी, खिलाफत उस्मानिया जिसको बोलते हैं, तो वह खिलाफत उस्मानिया के इसको पुनः प्रतिस्थापित करें और उसके इमाम बन जाएं, उसके खलीफा बन जाएं। तो लेकिन समस्या होगी। समस्या ये हो गई है कि भाई देखिए, अगर इतिहास बताया जाए अर्दोगान का, तो आप ये जानिए कि अर्दोगान जो थे वो पहले 94 से 98 तक इस्तांबुल के मेयर रहे थे। ये इस्तांबुल के मेयर थे और उसके बाद फिर उन्होंने एक अपनी नई पार्टी बनाई। 2002 में जो वहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसके अनुसार वो बन गए प्राइम मिनिस्टर। 2002 से 2014 तक प्राइम मिनिस्टर रहे और बीच में उनके काफ़ी झगड़े चलते रहे, मिलिट्री से झगड़े चलते रहे और जुडिशरी से झगड़े चलते रहे। उसके बाद फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया और 2014 में बन गए प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पहले प्रेसिडेंट, और आज तक वो काम उनका चालू है। उम्र उनकी हो गई है, आप देख रहे होंगे कि वो उनके जो खलीफा बनने के अरमान हैं वो चूँकि अब 80 के आसपास हो गए हैं, तो अब आप देखते हैं कि वो जब चलते भी हैं तो बड़ी मुश्किल से चलते हैं। अब तुर्की का थोड़ा सा आपको बताएं कि हम बात क्यों कर रहे हैं, क्यों चर्चा ये है कि भाई झगड़े हो रहे हैं तुर्की में, और कुछ लोगों का कहना है, अपुष्ट खबर है वैसे, कुछ लोगों का कहना है कि साहब वो तुर्की छोड़कर भाग गए हैं। वैसे वो तुर्की से बाहर तो हैं, ये तो कन्फर्म है, लेकिन वो छोड़ के भागे हुए हैं या फिर किसी ऑफिशियल विजिट पे, प्री प्लान्ड विजिट पे गए हुए हैं, ये कन्फर्म नहीं है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि अर्दोगान जो है वो तुर्की छोड़ के चले गए हैं। क्यों? क्योंकि इस्तांबुल में जहाँ वो मेयर थे उसके एक नए मेयर हैं वहाँ पर, एक्रम इमामोग्लू। तो वो इमामोग्लू जी जो हैं वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं। वो इतने पॉपुलर हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि अगले चुनाव में वो चुनौती देंगे अर्दोगान को। तो इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध पूरा का पूरा इस्तांबुल जो है वो आ गया है सड़कों पर। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो तुर्की है वो है क्या, समस्याएं क्या हैं इस तुर्की की। देखिए, ये तुर्की जो है वो अकेला ऐसा देश है रूस के अलावा जो एशिया, ये एशिया का पार्ट है, इधर आप देख रहे हैं ये एशिया, और ये जो छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं ये जो है ये बल्गेरिया और ग्रीस से लगता हुआ, ये है यूरोप का। यूरोप की ईयू में ये बहुत दिनों से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेटो के पार्ट है, ये भी आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, लेकिन ईयू का मेंबर अभी तक इसको नहीं बनाया है लोगों ने, और उसके कारण वो कई बार ब्लैकमेल भी करते रहते हैं यूरोप को। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, अब ये देखिए कि ये जो असली ये टर्क्स जो हैं वो बेसिकली टर्की के बाशिंदे नहीं हैं। टर्क्स जो हैं वो ये जो सेंट्रल एशिया का जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये आप तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तो ये सेंट्रल एशिया से आए हुए, इसको पूरे को एरिया को तुर्किस्तान कहा जाता है। तो इस तुर्किस्तान से इनका दो दिशाओं में मूवमेंट हुआ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, यानी एक ईस्टवर्ड भारत की तरफ और दूसरा ये इस तरफ। इसका नाम जो था ये बेसिकली ग्रीको रोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, और इसका जो नाम है वो है एनाटोलिया। इसका जो मूल नाम है वो है एनाटोलिया। तो इस एनाटोलिया में इन लोगों ने घुसना शुरू किया, या आप समझ लीजिए करीब
टर्न ऑफ द मिलेनियम के आसपास 1000 BCE के आसपास, जब ईरान का पूरी तरह से इस्लामीकरण हो गया, ईरान के बाद फिर सेंट्रल एशिया का इस्लामीकरण हो गया, उसके बाद फिर ये लोग जो है वो घुसने लगे इस तरफ अनाटोलिया में और उस तरफ भारत में। भारत में तो आपको पता है कि मुग़लों की और आने, आजकल तो मुग़ल जो थे वो बेसिकली तुर्क थे, और वो आने के बाद में उन्होंने यहाँ पर अपनी मुग़ल एम्पायर भी बनाई और सब किया, लेकिन वो पूरे भारत को मुसलमान ना बना सके। लेकिन ये काम एनाटोलिया में हो गया। ये पूरा एनाटोलिया जो था वो क्रिश्चियन था। इसमें आपके ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे। आर्मीनिया, ये जो है ये देख रहे हैं आप, ये छोटी सी कंट्री है आर्मीनिया, आर्मीनियन क्रिश्चियंस थे। ये पूरी की पूरी उस समय जूस और क्रिश्चियन की कंट्री हुआ करती थी, जब वहाँ से तुर्क जो है वो आना यहाँ पर आरंभ हुए। अच्छा, यहाँ पर जो एक ये जो क्षेत्र है ये है कुर्दिस्तान। यहाँ पे कुर्ड्स रहते हैं, ये लगातार अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि कुर्दिस्तान जो है वो केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है। कुर्दिस्तान सीरिया में भी है, इराक़ में भी है और ईरान में भी है। तो कुर्दिस्तान को लोगों का वायदा था, कुर्दिस्तान को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि भाई कुर्दिस्तान को आज़ाद कर देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो कुर्ड्स जो हैं वो अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ते रहते हैं, और ये एक बहुत लंबी, यानी कि समझ लीजिए 70-80 साल पुरानी एक इंसर्जेंसी है जो आज भी चल रही है, और तुर्की को उससे बराबर जूझते रहना पड़ता है। कभी ये बहुत तेज़ हो जाती है, कभी ये हल्की हो जाती है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, कैपिटल जो है वो है अंकारा, लेकिन जो सबसे बड़ा शहर है और सबसे जो मेजर आपके यहाँ की फोर्स है वो है इस्तांबुल। क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये है डार्डेनेल्स स्ट्रेट्स, और यहाँ पर ये इस्तांबुल जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। बीच में ये चैनल है, बॉस्फोरस बोलते हैं इसको, और ये ब्लैक सी की और रशिया की पूरी जो नेवी है, उनका जो ब्लैक सी फ्लीट है, और उनकी सारी जो मर्चेंडाइज जो जाती है, क्योंकि जो उनका उत्तरी भाग है रशिया का वो हिमाच्छादित रहता है, यहाँ वो आइस रहती है वहाँ पर 6-7 महीने तक। तो उनका सारा जो मुख्य आउटवर्ड मूवमेंट है वो ब्लैक सी से ही होता है। तो ये ब्लैक सी को कंट्रोल करता है अंकारा यानी कि तुर्की। तो अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए भी हो रहा है कि एर्दोगान ने जो इनहेरिट किया था वो एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन किया था। कमाल अतातुर्क ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1924 में जो यहाँ पर खिलाफत का यानी कैलिफेट का हेडक्वार्टर हुआ करता था, खिलाफत उस्मानिया बोलते थे उसको, ऑटोमन एम्पायर बोलते थे उसको। ऑटोमन एम्पायर के जो कैलिफेट का जो इंस्टीट्यूशन थी उसको अबॉलिश कर दिया था, और यहाँ पर पूरी तरह से एक सेक्युलर कंट्री जिसमें कि मुल्ला मौलवियों का कोई दखल नहीं होगा, अरब्स का कोई दखल नहीं होगा। अरबिक स्क्रिप्ट उन्होंने अबॉलिश कर दिया था, उन्होंने रोमन स्क्रिप्ट को अडॉप्ट किया था, और इसके साथ साथ एक इंडिपेंडेंट मिलिट्री बनाई थी जो कि सेक्युलर थी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाई थी जो कि सेक्युलर थी। और इस इंडिपेंडेंट मिलिट्री और इंडिपेंडेंट सेक्युलर जुडिशरी से 2002 से लेके 2014 तक एर्दोगान के कई झगड़े हुए। एक बार तो एक मिलिट्री कू भी हो गया था। लोग कहते हैं कि वो जानबूझ के करवाया गया था जिससे कि एर्दोगान जो है वो इमरजेंसी पावर्स ले सके, और उस इमरजेंसी पावर्स को लेने के बाद एर्दोगान बहुत पावरफुल हो गए, और उसके बाद फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बना ली। लेकिन धीरे धीरे चूँकि वो एक इस्लामी है, इस्लामिस्ट है, तो वो धीरे धीरे टर्की को इस्लाम की तरफ ले जाने का प्रयास करता रहा है। लेकिन जो इथॉस कमाल अतातुर्क ने यहाँ पर बना दी थी, तो वो जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो पब्लिक जो है उसको एक्सेप्ट करती नहीं है। मैं गया हुआ हूँ टर्की, मैंने टर्की में एक भी बुर्का हिजाब नहीं देखा, हालांकि मैं बात कर रहा हूँ 1983-84 की। अब सुनते हैं कुछ हिजाब और बुर्का इत्यादि आ गए हैं, लेकिन वहाँ अभी भी पब्लिक जो है वो बड़ी लिबरल वैल्यूज़ रखती है। और ये भी एक ऐसी
कंट्री है जिसके इसराइल के साथ में रिलेशंस भी हैं, जो OIC का मेंबर है लेकिन उसके बाद भी उसके रिलेशंस हैं इसराइल के साथ में। तो अब क्या एर्दोगान का एंड गेम आ गया है? एंड गेम तो एर्दोगान का मुझे नहीं लगता कि अभी आया है, लेकिन एर्दोगान के विरुद्ध बहुत असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। लोगों का ये भी मानना है कि चूँकि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिस तरह से एर्दोगान रन करते हैं तो उसमें एक फ्री और फेयर इलेक्शन भी हो नहीं पा रहा है, इस कारण भी असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। ध्यान कीजिए कि शेख हसीना के विरुद्ध इसी प्रकार के चार्जेस थे, यद्यपि वो बार बार जीत रही थी, लेकिन लोगों का ये मानना था कि इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं हो रहे हैं। अब एर्दोगान के सामने ये समस्या है कि किस तरह से पूरी दुनिया के सामने ये बात रखें कि ये फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। साथ में वो बहुत मज़े में थे और मौज में थे जब तक कि यूरोप और रशिया की लड़ाई चल रही थी, और अब चूँकि यूरोप को US ने एक तरह से अबैंडन कर दिया है और US अलग जा रहा है, रशिया के साथ में पैचअप कर रहा है, तो अब एर्दोगान की समस्या और भी बढ़ रही है। ख़ास तौर से जो उनकी इकॉनमी है, 90% से ऊपर उनका इन्फ्लेशन चल रहा है। ऐसे में पब्लिक का असंतोष तो बढ़ता चला जा रहा है। अब आर्मी उनका कितना सपोर्ट करेगी ये देखने वाली बात है, लेकिन भाई चूँकि वो पाकिस्तान के दोस्त हैं और पाकिस्तान पनौती है, तो इसलिए मैं ये भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि एर्दोगान के दिन जो है अब ज़्यादा नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।